और यूनिट मेथड्स। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, आपका डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि हमने कल पढ़ा था यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ हमने यानी अदिश राशि हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या हमारी होती है, अदिश राशियाँ होती है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। जो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि हमने पढ़ी थी, इसमें हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है और डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तीसरी चीज़ इसमें बात करते हैं हम कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब आप कहोगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल देखा था डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें, यानी एक तो हमारे पास होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों अलग अलग चीज़ है। इसमें तय की जाती है दूरी, बट अगर इनकी वैल्यू निकालने की बात करें तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग निकलती है और डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग निकलती है। इनके बीच में डिफरेंस हम समझेंगे आगे। उससे पहले बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब देखो, कोई पर्सन है यानी ये राम है। राम अगर कुछ दूरी चलता है, कितना, माना ये 3 मीटर चला और फिर एक बिंदु तक, फिर एक बिंदु से ये 4 मीटर आगे चलता है, ओके, तो सेकंड बिंदु पे। अब अगर इससे कहा जाए कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर। फर्स्ट हम यही करेंगे क्योंकि इनका जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर में। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर। डन। अब इसका क्या है, अगर ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, सेकेंड कंडीशन की बात करें, अगर कोई पर्सन यानी राम जो है एक बिंदु से 4 मीटर आगे जाता है सेकेंड बिंदु पे, और ये यहीं से क्या है 3 मीटर वापस लौट जाता है, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में ही वापस लौट जाता है 3 मीटर। तो अब इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो दूरी में हम क्या करते हैं, पूरा ऐड करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो चला तो है ना वो, अब वो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है वो हम डिपेंड करेगा कि उनके बीच की दूरी कितनी है, फर्स्ट पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का। तो इसके बीच का हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है 4 प्लस 3 वेक्टर लगा देंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 4 प्लस 3 7 तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है इनके बीच में अब डिस्टेंस कितना बचा। तो इनके बीच में डिस्टेंस हमें पता है कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 1 मीटर। तो यानी जो वेक्टर है 4 वेक्टर और प्लस 3 वेक्टर की जो वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 आ गई। अगर यही थर्ड कंडीशन हम बात करें कि अगर राम क्या है, आपका राम जो है किसी डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये 4 मीटर किसी एक पॉइंट से चलता है, ओके, और उधर ही से ये लेफ्ट मुड़ जाता है, ठीक है, या उत्तर दिशा में जाता है, यहाँ से वो पूर्व दिशा में मुड़ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 मीटर ईस्ट की तरफ चले गया। अब ये कह रहा है कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, फर्स्ट पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, तो इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 3 तिया 9, ठीक है, 16 प्लस 9 की तो 25 का रूट कितना हो जाएगा आपका 5, यानी इसकी बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया, 5 मीटर। अब हमने इसको 3 तरह से देखा। अब देखो, जब व्यक्ति क्या है, जब राम क्या है सीधे डायरेक्शन में चल रहा था, ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7 मीटर। जब वो क्या है 4 मीटर आगे गया था, वो 3 मीटर वापस उसी डायरेक्शन में आया, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 1 मीटर। और जब इसका जब ये क्या है आपका डिफरेंट डायरेक्शन में गया, यानी पहले ये नॉर्थ में गया, वहाँ से ये ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, इसका आया था हमारा 5 मीटर। वैल्यू अलग लगाई, बट हमने किया क्या, एडिशन। तो ये होता है हमारा लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओके। तो हमें इसमें बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिपेंड किया गया इसका एंगल। अगर यहाँ पे देखा हमने फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी, फर्स्ट कंडीशन में हमें देखा था कि इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो, इसका बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0।
ये किसी भी इसने कोई एंगल नहीं बनाया। सेकंड कंडीशन में हमने देखा कि ये क्या है, जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आया, यानी इसने क्या है 180 डिग्री ये घूम गया, वापस आ गया। तो इसके बीच में जो डायरेक्शन है वो एंगल है वो कितना है 180 का। और इसके बीच में हमने देखा थर्ड कंडीशन जो हमारे पास थी, इसमें क्या है बीच में क्या है दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था तो 90 डिग्री का एंगल आया। तो इसमें क्या है डायरेक्शन चेंज हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, आपने सीधी डायरेक्शन में गया तो इसलिए वो ऐड हो गया। सेकंड में डायरेक्शन चेंज हुई, ये वो वापस अपनी उसी डायरेक्शन में वापस आया, तो इसमें क्या आ गया हमारा वैल्यू चेंज हो गई, यानी जो आपका मैग्नीट्यूड है परिमाण आपका है वो चेंज हो गया। अब फर्स्ट हमने बात की थी, सेकंड थर्ड जो हमने बात की थी इसमें डायरेक्शन क्या है चेंज हुई, नॉर्थ से ईस्ट की ओर गया, तो यहाँ पर आपका क्या है मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो गया। तो ये कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए कि डायरेक्शन चेंज होने पर क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यहाँ पर चेंज होगा। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस। अब स्केलर क्वांटिटी से आपके एग्जांपल देख रहे थे आपने, मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, एनर्जी, यही सभी हमारी क्या है स्केलर क्वांटिटी से। और वेक्टर क्वांटिटी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सभी हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी सदिश राशियाँ की दिशा होती है। आपको पता है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उन सबकी क्या होती है डायरेक्शन होती है, हमने अभी देखा था सदिश और हमने पढ़ा भी है। लेकिन वे सभी मात्राएं, वे सभी क्वांटिटीज जो होती हैं अगर हम बात करें जिसमें क्या होती है दिशा होती है लेकिन वो सदिश नहीं होते हैं। अब आप ये कैसे है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। अब ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी डायरेक्शन है तो ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, बट जितनी वेक्टर क्वांटिटीज है उन सबकी डायरेक्शन जरूर होगी। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो ये आपका लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इनका कहने का मतलब है जो सदिश राशियां हैं उनमें जो कोई भी मात्रा है अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना है और उसके पास क्या है आपकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। और हमने पढ़ा कि जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड होती है वो दोनों क्या कहलाती है हमारी, वो क्या कहलाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। बट ये कह रहा है कि जिसके पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड है फिर भी वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मान सकते हैं, देखो आपका इलेक्ट्रिक करंट ये आया, ठीक है, एक यहाँ से आया 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर का करंट आया इस डायरेक्शन से, और दूसरी डायरेक्शन से एक आता है 4 एम्पियर का, और ये दोनों मिलके क्या है आगे चलते हैं किसी अन्य डायरेक्शन में। ये भी आया 3 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, और ये दोनों मिलके चलते हैं आगे एक डायरेक्शन में। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि उसकी वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ओनली क्या है 3 + 4, इसके आगे जो है वो आपका 7 एम्पियर का ही यहाँ पर क्या है करंट पास होगा, उससे कम का ये माइनस में नहीं जाएगा, है ना। इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, चलो हम कहते हैं कि नहीं यार इसको इस डायरेक्शन में नहीं, मैं इस डायरेक्शन में भेजता हूँ, ऊपर के लिए भेज दिया मैंने, ठीक है, यानी ईस्ट की ओर भेज दिया, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की भेज दिया, फिर भी इधर से जो करंट आया 3 एम्पियर का, इधर से जो करंट आया 4 एम्पियर का, ये इधर जाएगा तब भी कितना जाएगा 7 एम्पियर का ही आगे पास होगा। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में वापस पीछे की डायरेक्शन में डालोगे फिर भी इसमें क्या है 4 एम्पियर + 3 एम्पियर यानी 7 एम्पियर का ही यहाँ पर क्या जाएगा करंट पास होगा। तो ये जो है अपवाद है, इसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये हमारा हो गया क्या आपका सभी, अगर इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, जितनी भी हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी उन सबकी क्या है डायरेक्शन है, बट ऑल क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन, जिसके पास क्वांटिटी होती है वो वेक्टर नहीं होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, चलो ये तो आप समझ गए। अब हम करते हैं हम अपने टॉपिक पे मापन या मात्रक पद्धति, यानी मेजरमेंट और यूनिट्स मेथड। अब आप अगर मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेजरमेंट जो है इसको मुख्यतः 4 सिस्टम में हम इसको 4 मेथड से हम इसको डिवाइड करते हैं।
तो इसके 4 सिस्टम है आपके। फर्स्ट है आपका सीजस प्रणाली आपकी आती है, सीजस सिस्टम। सेकंड आता है आपका एफपीएस सिस्टम। थर्ड आता है आपके एमकेएस सिस्टम। और फोर्थ आता है आपका एसआई सिस्टम। अब ये है क्या, ठीक है, तो ये जो है, अब जो हमारी एसआई यूनिट्स, देखो जो हमारी मेजरमेंट होती है उसको हम किस में नापते हैं, आपका जो डिस्टेंस है, दूरी, आपका द्रव्यमान, और थर्ड आता है आपका टाइम। ओके, दूरी, द्रव्यमान और समय, इनसे हम इनको क्या है, यूनिट्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीजीएस की, तो सीजीएस सिस्टम जो होता है आपका, सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसका मतलब है कि जो सेंटीमीटर है ये हमारी किसकी है, डिस्टेंस की वैल्यू है। ओके, डिस्टेंस का जो हम यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर लिखेंगे। जो द्रव्यमान है यानी मास जो हमारा है उसको हम किस में लिखेंगे, ग्राम में। और जो टाइम है हमारा उसको हम किस में लिखेंगे, सेकंड में। ओके, टाइम का जो होगा वो होगा सेकंड। तो इसमें 2 चीज़ें चेंज होती है, आपका डिस्टेंस और आपका मास। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो आपका सीजीएस सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसमें इन दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट लेंथ इज मेजर्ड ऑन सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लेंथ है यानी जो हमारी लंबाई है उसको हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में उसको मेजर करते हैं। मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में। किस में करते हैं, ग्राम में। और समय को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। समय को करते हैं हम सेकंड में। तो दिस मेजरमेंट क्या कहलाती है, ये मेजरमेंट जो है वो क्या कहलाती है, आपकी सीजीएस सिस्टम कहलाता है। और ये सिस्टम जो आपका, इस सिस्टम को जो है, ये जो मेजरमेंट सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला है हमारा एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस में क्या है, एफपीएस में हम देखो, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ चेंज होगी, एक तो लेंथ की चेंज होगी और एक हमारा मास का चेंज होगा, यानी लंबाई और द्रव्यमान का। तो जो एफपीएस है इसमें क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, यानी आपका जो डिस्टेंस है यानी जो आपकी लेंथ है उसको हम, उसके यूनिट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुट लिखेंगे। और जहाँ पर हम उसकी डिस्टेंस, उसकी जो मेजरमेंट है या उसकी जो यूनिट है उसको जहाँ पर हम फुट लिखेंगे लेंथ की, तो वहाँ पर हमारा जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, पाउंड में। और जो टाइम है उसको वो क्या होता है, कांस्टेंट, वो क्या होता है, सब में सेकंड में ही रहेगा। और इस जो मेजरमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इस मेजरमेंट को या इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अगला हमारा एमकेएस पद्धति, ठीक है, यानी आपका जो एमकेएस सिस्टम, और ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट में भी फॉलो होती है। तो एमकेएस सिस्टम जो है आपका, इन दिस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। तो जो लेंथ है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। जो हमारा मास है उसको हम किस में करेंगे, किलोग्राम में। और जो थर्ड हमारा क्या है, टाइम, उसको हम मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये हमारी हो गई आपकी एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जो, इसका अगर हम बात करें तो इसका यूज़ हम इंजीनियरिंग के फील्ड में या इंडस्ट्री के फील्ड में हम इसको क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बनाने में, इंस्ट्रूमेंट को मापने में हम किसका है, मीटर, एमकेएस पद्धति का यानी एमकेएस सिस्टम का क्या हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला था हमारा चौथा एसआई यूनिट। अब जो एसआई सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल मेजरमेंट एंड वेट्स कॉन्वेंशन 1971, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में इसको क्या है, परमिशन दी गई थी। ओके, इसको एक्सेप्ट कर दिया गया था एसआई यूनिट को। अब जो हमारी एसआई यूनिट्स है, जो 7 यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिक क्वांटिटीज़ को एसआई यूनिट्स में रखा है। तो ये हमारी कौन कौन सी है, फर्स्ट आती है हमारी इसमें लेंथ, जिसको हम किस में लिखते हैं, मीटर में। और मीटर का जो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम। ओके, सेकेंड है हमारा मास का क्या होता है, किलोग्राम। ओके, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं, इसका सिंबल जो हम यूज़ करते हैं केजी में। समय जो हमारा टाइम है, टाइम का जो हमारी यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, और इसका सिंबल होता है एस। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं, इसका यूनिट होती है आपकी एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं ए। अगला हमारा टेम्परेचर, ताप, जिसका है केल्विन, जिसको हम लिखते हैं के से डिनोट करते हैं इसको। और अगला हमारा पदार्थ की मात्रा, जिसको अमाउंट को हम लिखते हैं मोल में। और मोल का जो आपका यूनिट होती है वो होती है MOL, मोल। अगला हमारा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस
इंटेंसिटी क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडिला और ये होता है CD। तो ये आप याद कर दीजिए दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी आपकी बेसिक यूनिट्स जो है SI यूनिट्स में नहीं है, SI सिस्टम में। आपसे पूछ लेगा कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मास का क्या होता है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, केल्विन का क्या होता है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, और ये सिंबल भी आपको यूज़ करने हैं। तो ये टेबल जो है आपको याद करके रखनी है। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आगे जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। अब देखो 7 जो है आपकी है ये SI यूनिट्स में रखे गए हैं और 2 आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अब लिखा था कि इसमें क्या है, 7 जो है मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होंगे। यानी जो आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो भी इसमें कितनी होगी, 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी और 7 आपकी इसमें क्या होगी, बेसिक यूनिट होंगी। तो अब बेसिक यूनिट हमने यहाँ पे 7 पढ़ लिया। कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है और अमाउंट है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अब जो हमारे पास क्या होती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी इसमें हमारे पास आती है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 चीज़ आती है इसमें। एक आता है हमारे पास प्लेन एंगल और जिसकी यूनिट्स होती है आपकी रेडियन, इसको हम RD से इसको सिंबल इसका होता है। सेकेंड आता है हमारा क्यूबिक एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और ये होता है SR, इसको SR से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा, अब देखो जो आपका प्लेन एंगल होता है वो होता है रेडियन। अब एक रेडियन कितना होता है, अगर हम इसकी रेडियन की बात करें तो एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंकित करते हैं। यानी 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो एक रेडियन हम इसको कैसा समझ सकते हैं, देखो रेडियन है, ये कोई सर्कल है हमारे पास। ओके, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से सर्कल की स्पेस अगर हम सर्कल से देखें तो ये एक बिंदु से क्या होता है, सर्कल से एंड पॉइंट जो होता है सर्कल का। ओके, तो यहाँ पर कि जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और ये पूरा अगर आया तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ओके, व्यास। तो हमारे पास क्या है, त्रिज्या। ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित, यानी अगर हम इस पर एक चाप खींचे, यानी आर्क अगर हम इसको खींचे तो एक हम यहाँ से लेंगे त्रिज्या और इसका बीच का ये हमारा क्या है, आर्क है। ओके, तो ये कह रहा है कि इसके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। तो एक रेडियन जो हमारे लिखते हैं, डिनोट करते हैं इसको थीटा से। थीटा इसका हो जाता है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ये तो आपकी R है, ये भी आपकी R है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं डेल्टा S। तो इसके जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या जाएगा, डेल्टा S अपॉन R। तो हम कह सकते हैं कि एक रेडियन जो है ये क्या है, त्रिज्या की चाप के केंद्र पर आंतरित कर रहा है। एक रेडियन जो है इसका, अभी चाप कैसे बना, जब हमने इसको यहाँ से भी काटा इधर से भी काटा तो ये बीच का क्या बन गया, इसका आर्क बन गया। तो ये थीटा इसका 2 होता है, एक रेडियन थीटा इसका 2 होता है डेल्टा S अपॉन R। ये तो हमारा हो गया रेडियन। अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। अब देखो जो स्टेरेडियन है वह क्यूबिक एंगल है जो क्या है, इस सरफेस पे सर्कल के जो सरफेस है स्फीयर का, उसके सेंटर पे क्या करता है, कोण बनाता है। अब इसको हम स्टेरेडियन को कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा कोई सर्कल है, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई सर्कल है। ओके, अगर इसको 3D में देखें, ठीक है, ये हमारा कोई केंद्र है। ओके, सेंटर है, इस बड़े सर्कल का सेंटर है और ये क्या है, एक ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी त्रिज्या है। इसने क्या किया, इसका जो भाग है ये वाला, ये क्या हो गया, इस पीस को, ये अगर हम इसको वक्र लेते हैं, ओके, तो इस वक्र का जो भाग होगा यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम इसकी वक्र के भाग इसके बीचों बीच से अगर हम इसकी त्रिज्या को नापें, ओके, इस बेस का, तो इसका जो एंगल बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर सेंटर पर जो इसका एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन, अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है ये हो गया आपका S। ओके, जो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन जो होता है हमारा ओमेगा। ये अब अपॉन R², कौन सी, इसकी दोनों त्रिज्या, एक ये वाली त्रिज्या एक ये वाली, इस दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेरेडियन क्या होता है, S अपॉन R², जो उसका क्षेत्रफल है उसका अपॉन उसकी त्रिज्या, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो उसके बराबर होता है। तो ये तो हमारे गए स्टेरेडियन और रेडियन।
तो इतना आप समझ गए दोस्तों। तो आपको समझ गए सप्लीमेंट्री यूनिट्स और आपकी जो बेसिक यूनिट्स है ये हमारी किस में आती है, एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट्स में 7 आपकी कितनी क्या आ गई, बेसिक यूनिट्स, और 2 आपके आ गए इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी नई नई वीडियोज़ जो आपके पास आती रहेगी वो हम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।